ट्वेल्थ आवर्स की हिस्ट्री के अंदर भारत का वैभवपूर्ण अतीत लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हमने पिछले वीडियो के अंदर यहाँ पर क्षेत्रीय साहित्य का अध्ययन कर लिया था और क्षेत्रीय साहित्य का अध्ययन करने के बाद में हमारा जो रह गया था वो रह गया था विदेशी विवरण। विदेशी विवरण के अंदर सबसे पहले जिस चीज का हम अध्ययन करेंगे उसमें यूनानी विवरण का अध्ययन करेंगे। यूनानी विवरण के बारे में हमको जो जानकारी प्राप्त होती है विशेष तौर से वो हमको जो जानकारी है इंडिका, जो किसकी पुस्तक है, मेगास्थनीज की पुस्तक है, इससे हमको जानकारी प्राप्त होती है। जो एक यूनानी राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के अंदर भारत आया था मगध में। उसके पश्चात में टालमी का भूगोल, टालमी के भूगोल के साथ में हमको जो चीज आगे जो मिलने को मिलती है पेरिप्लस की द्वारा लिखे हुए वृत्तांत से हमको बंदरगाह और समुद्री व्यापार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। स्ट्रेबो का भूगोल है उससे भी हमको जानकारी प्राप्त होती है। प्लिनी की द नेचुरल हिस्ट्री से भी हमको उसके बारे में, उस समय के इतिहास काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये क्या है, विदेशी विवरण है, यानी कि विदेशों से आए हुए यात्रियों से जो हमको जो वृत्तांत से जो हमको जानकारी प्राप्त होती है उसका विवरण जहाँ पर दिया गया है वो विदेशी विवरण कहलाता है। विदेशी विवरण के बाद में आता है चीनी विवरण। कौन सा आता है? चीनी विवरण। चीनी विवरण के अंदर अगर देखा जाए चीन से आने वाले यात्री कौन कौन है, एनसांग है, फायान है, इत्सिंग है। तो सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं वो किसके बारे में पढ़ रहे हैं? फायान के बारे में पढ़ रहे हैं। फायान अगर देखा जाए तो किसके समय में भारत में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत के अंदर फायान आया है और भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में वह अपना वर्णन करता है। वर्णन करने के पश्चात में अगर देखा जाए तो सामान्यतः हम कहते हैं इसके पश्चात में हैंसांग आया। हैंसांग में भारत के अंदर आने के पश्चात में हैंसांग को भारत, एक चीज का ध्यान रखना, यात्रियों के राजकुमार के नाम से हैंसांग को जाना जाता है। यात्रियों के राजकुमार के नाम से हैंसांग को जाना जाता है। हैंसांग का के जो आया था हर्षवर्धन के शासन काल के अंदर भारत में आया था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर शिक्षा भी ग्रहण की थी, नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण भी किया था। इसके पश्चात में इत्सिंग आया। इत्सिंग के बारे में सामान्यतः कहा जाता है कि इत्सिंग ने भारत के अंतर्गत इसने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का भ्रमण किया था, वहां से सब और उसके बारे में जानकारी भी प्राप्त की है। हैंसांग के द्वारा अपनी पुस्तक की रचना की गई थी जिसका नाम है शियुकी। क्या नाम है? शियुकी। इससे भी हमको उस समय काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चीनी विवरण के पश्चात में हमारा आता है तिब्बती विवरण। तिब्बती विवरण के अंदर तारानाथ के द्वारा लिखी गई कंजूर तथा तंजूर नामक जो पुस्तक है से भी हमको उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अल-मुसउदी की मिरास ऑफ गोल्ड, से भी हमको जानकारी प्राप्त होती है। सुलेमान नबी की जो पुस्तक है सिलसिलात और तवारीख से भी हमको उस समय काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और उस समय की स्थिति के बारे में, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक
के बारे में हमको इस विदेशी विवरण से हमको संपूर्ण जानकारी हमको प्राप्त होती है। विदेशी विवरण में यूनानी विवरण, चीनी विवरण और तिब्बती विवरण, तीनों विवरणों से हमको उस काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये आपका हो गया धार्मिक साहित्य, और धार्मिक साहित्य के अंतर्गत धार्मिक और धर्मेत्तर साहित्य, धार्मिक और धर्मेत्तर साहित्य के बाद में इसी के अंतर्गत अगर देखा जाए साहित्यिक स्रोत के अंदर एक तीसरा आता है वंशावलियां। वंशावलियां क्या है, आप इस चीज को थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लीजिए। वंशावलियां क्या है, देखा जाए तो आपकी कक्षा की किताब के अंदर 5 पॉइंटों के माध्यम से देखा गया है। वंशावलियों के अंदर क्या है, वंश परंपरा या वंशानुचरित्र के बारे में हमको जानकारी जो प्राप्त होती है वो वंशावलियों से प्राप्त होती है। पहले आपने देखा होगा राजा महाराजाओं के यहाँ पर वंश परंपरा का चित्रण किया जाता था। इनमें राव जी, चारण, पुरोहित, पंडित आदि के माध्यम से जो इतिहास का वृत्तांत किया जाता है, इतिहास का वर्णन किया गया, वंशानुचरित्र लिखा गया, वो हमको जानकारी प्राप्त होती है। अब हम भी जानने का इच्छुक होते हैं कि हमारे पूर्वज कौन थे, हमारे दादाजी क्या थे, या फिर हमारे पूर्वजों के इतिहास के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। वंशानुचरित्र वंशावलियों को अगर देखा जाए न्यायालय के द्वारा एक साक्ष्य के रूप में माना गया है, न्यायिक साक्ष्य के रूप में भी रखा गया है। इसके पश्चात में वंशावलियों का अगर उपयोग देखा जाए तो वंश परंपरा के साथ में उस समय काल परिस्थितियों के बारे में भी हमको जानकारियां इन वंशावलियों के माध्यम से हमको प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हमारा साहित्यिक स्रोत कंप्लीट होता है। साहित्यिक स्रोत के बाद में अगर देखा जाए तो नेक्स्ट जो आता है हमारा पुरालेखीय या पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत को अगर देखा जाए तो हम निम्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला वर्गीकरण हम जो करेंगे पुरातात्विक स्रोत का जो वर्गीकरण करते हैं, पहला है उत्खनन के आधार पर। पहला कौन सा आता है, उत्खनन के आधार पर। ठीक है, उत्खनन के आधार पर कर दिया। उत्खनन के आधार पर प्राप्त पुरावशेष, ठीक है। दूसरा आ गया आपका अभिलेख, ठीक है। तीसरा आ गया आपका मुद्राएं या सिक्के, ठीक है। पहला तो आ गया आपका उत्खनन के आधार पर पुरावशेष, अभिलेख, मुद्राएं और सिक्के। इसके पश्चात में अगर देखा जाए स्मारक व भवन, और लास्ट जो आपका आएगा मूर्तियां। स्मारक, इसको लिख ली, पहले देख लीजिए आप, स्मारक या भवन, और लास्ट आएगा आपकी मूर्तियां, शैल चित्र और इत्यादि। तो इन आधार पर 5 भागों के अंदर पुरातात्विक स्रोत को बांटा गया है। पुरातात्विक स्रोत को 5 भागों पे हम बांटते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में उत्खनन के आधार पर हम देखें तो उत्खनन के आधार पर अगर हम पुरावशेषों को देखते हैं तो उत्खनन के आधार पर हम पुरावशेषों को सामान्यतः जो अध्ययन करते हैं, उत्खनन के आधार पर अगर पुरावशेषों का अध्ययन करते हैं तो उत्खनन में हमको क्या प्राप्त हुए, पाषाण युग के अंतर्गत अगर देखा जाए तो पत्थर के बने हुए औजार प्राप्त हुए। पाषाण युग के अंतर्गत मिट्टी के, आगे चलकर मिट्टी के बने हुए बर्तन प्राप्त हुए, और मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए या पाषाण युग के पत्थर के औजार प्राप्त हुए या अन्य चीज प्राप्त हुई है, उनसे भी हमको इसके बारे में अध्ययन करने को प्राप्त होता है। अब देखिए मिट्टी के आधार पर अध्ययन किया जाए, मृदभान के आधार पर अध्ययन किया जाए तो मृदभान संस्कृति, मृदभान का मतलब होता है मिट्टी के बने हुए बर्तन, ठीक है। उत्खनन के आधार पर चल रहा है। सबसे पहले देखा पुरातात्विक स्रोतों के बारे में बात की तो पुरातात्विक स्रोत क्या है, चलो मैं एक बार आपको जरा देता हूँ। ऊपर मैंने आपको बताई पुरा यानी कि प्राचीन, तत्व यानी कि अवशेष, जिनके अंदर प्राचीन तत्व या अवशेष का अध्ययन किया जाता है वो पुरातात्विक अवशेष हो गए। जैसे मैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमको जानकारी प्राप्त हो रही है तो पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर हम अध्ययन करेंगे, चाहे मुद्राओं का करें, चाहे सिक्कों का, मुद्रा सिक्कों का करें, अभिलेखों का करें या फिर उत्खनन का करें, कोई भी चीज हो, सिंधु घाटी सभ्यता हो या कोई और सभ्यता हो, उसके बारे में हम इन चीजों से अध्ययन करेंगे।
सबसे पहला उत्खनन के आधार पर उल्लेख करने तो उत्खनन के आधार पर अगर बात की जाए तो पुरावशेषों में सबसे पहली चीज आती है मैदवान। मैदवान का मतलब होता है मिट्टी के बने हुए बर्तन। अब मिट्टी के बने हुए बर्तन यानी कि इस परंपरा संस्कृति को देखा जाए तो हम किन आधारों पर अध्ययन करते हैं, तो हम उस चीज को विशेष तौर से देखते हैं। पहली आती है गेरुए रंग युक्त मैदवान संस्कृति। गेरुए रंग युक्त मैदवान संस्कृति, जिससे हमको ये प्रारंभिक संस्कृति के बारे में प्राप्त होती है, जानकारी प्राप्त होती है। दूसरी जो संस्कृति हमको प्राप्त होती है काले व लाल मैदवान संस्कृति। ठीक है, तीसरी जो संस्कृति हमको जो प्राप्त होती है, पहली हो गई गेरुए रंग युक्त मैदवान संस्कृति, दूसरी प्राप्त हुई हमको काले व लाल मैदवान संस्कृति। अब तीसरी जो संस्कृति के बारे में हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं चित्रित सलेटी रंग युक्त मैदवान संस्कृति। ठीक है, काले व लाल हो गई है, चित्रित सलेटी रंग युक्त मैदवान संस्कृति हो गई है। उसके पश्चात में उत्तरी काली चमकीली परंपरा संस्कृति। ठीक है, इन चार संस्कृतियों के आधार पर, उत्खनन के आधार पर हम लोग किसके बारे में अध्ययन करते हैं, उत्खनन के आधार पर प्राप्त मैदवान संस्कृतियों के आधार को हम इस पहले पॉइंट को हम क्लियर करते हैं इन 7 संस्कृतियों के आधार पर। ठीक है, पहली है गेरुए रंग युक्त मैदवान संस्कृति, दूसरे काले और लाल रंग की मैदवान संस्कृति, यानी कि गेरुए रंग के मिट्टी के बर्तन थे, काले व लाल रंग की मिट्टी के बर्तन थे। इधर सलेटी बर्तनों के ऊपर मिट्टी के बने बर्तनों पर चित्रित होने लग गया था। उत्तरी काली चमकीली परंपरा संस्कृति प्राप्त हुई है। इन सब चीजों के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हमारा उत्खनन के आधार पर प्राप्त शेषों के बारे में हमने पढ़ लिया है। और उसके पश्चात में अगर देखा जाए दूसरा आता है अभिलेख। दूसरा पॉइंट कौन सा भैया, अभिलेख। अभिलेख के बारे में आपको मैं विस्तृत तौर से बता दूं अभिलेख क्या है। अभिलेख के बारे में हम सामान्यतः बात करें तो मिट्टी, पत्थर, धातु की कठोर सतह पर उत्कीर्ण कर या खोदकर जो लेख लिखे जाते हैं, उत्कीर्ण कर या खोदकर जो लेख लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अभिलेख कहा जाता है। एक बार दोबारा से सुन लीजिए बच्चों, मिट्टी, धातु, पत्थर की कठोर सतह पर उत्कीर्ण कर या खोदकर जो लेख लिखे जाते हैं उन लेखों को क्या कहा जाता है, अभिलेख कहा जाता है। और इन अभिलेखों के माध्यम से उन्हें उस समय काल की प्राचीन इतिहास की संस्कृति और सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जिसकी परिभाषा मैंने आपको बता दी थी कि अभिलेख क्या है। अब देखिए अभिलेख से क्या होता है, अभिलेख से हमको शासक के बारे में पता चलता है। ठीक, शासक के बारे में पता पड़ गया, उसके वंश के बारे में पता पड़ गया, उसकी वंश की परंपरा के बारे में हमको पता चल गया। ठीक है, उसके पश्चात में उसके काल में शासक के द्वारा क्या कार्य किए गए उसके बारे में भी हमको जानकारी इस अभिलेख के माध्यम से हमको पता चल जाती है कि शासक के द्वारा क्या क्या कार्य किए जा रहे। ठीक है, एक सबसे बड़ी चीज ये है कि अभिलेखों के अंदर सामान्यतः उन्हीं बातों का विवरण किया जाता है जो सामान्यतः शासक के द्वारा लिखवाई जाती है। ठीक है, इन अभिलेखों के अंदर अगर देखा जाए तो दूसरी चीज मैं बताऊंगा आपको, एक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में भी, उस रूप में ऐतिहासिक स्रोत के रूप में भी इन अभिलेखों को काफी मान्य माना जाता है। अब इसके पश्चात में अगर देखा जाए सामान्यतः अशोक के द्वारा लिखे गए अभिलेखों के अंदर, अशोक के द्वारा जो अभिलेख लिखे गए हैं वो सामान्यतः हमको 3 लिपियों में मिलते हैं। ब्राह्मी लिपि के अंदर मिलते हैं,
ग्रामी, खरोष्टी और अरामाई। इन सब लिपियों के अंदर अशोक के अभिलेख हमको प्राप्त होते हैं। गुहालेख भी हमको अशोक के प्राप्त होते हैं, ठीक है। उनसे भी अशोक के अभिलेखों से भी हमको अशोक के शासनकाल यानी मौर्य साम्राज्य के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। इसके पश्चात में अगर देखा जाए अशोक के गुहालेखों में भी हमको गुहालेख तीनों प्रकार के अभिलेख मिलते हैं। गुहालेखों में भी अगर देखा जाए समानता अशोक के अंदर अशोक के अभिलेखों में शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख तीनों प्रकार की मिलती है। पहला मिलेगा शिलालेख मिलेगा, ठीक है, गुहालेख मिलेगा और स्तंभ लेख, ठीक है भैया। तीनों प्रकार के लेख हमको अशोक के अभिलेखों के अंदर हमको प्राप्त होते हैं। इसके पश्चात में अगर बात की जाए तो सामान्यतः ये अभिलेख लंबे कलात्मक स्तंभ तथा शिलाओं के ऊपर स्क्रीन किए गए हैं। लंबे लंबे जो शिलाएं चट्टाने हैं इनके ऊपर इनको उत्कीर्ण कर दिया गया है, उन पर इनको लिखा गया, बनाया गया। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख भी शिलालेखों में काफी प्रसिद्ध है। स्तंभ लेखों के अलावा अशोक के अलावा चंद्रिका मेहरोली स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त का भीतरी गांव अभिलेख और समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख आदि से भी हमको जानकारी प्राप्त होती है। प्रभावती गुप्त का ताम्र अभिलेख से भी हमको जानकारी प्राप्त होती है। इसके पश्चात में देखा जाए तो अशोक के बराबर गुहालेख, दशरथ का नागार्जुनी गुहालेख, सातवाहन शासकों में नासिक तथा नाना घाट का गुहालेख आदि भी है। मूर्तियों के शीर्ष भाग तथा इनसे भी हमको उस समय काल की परिस्थिति तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। ये हमारा अभिलेख है। इसमें अगर कोई दिक्कत है तो आप मेरा जो नंबर है उस पर फोन करके मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे आपको मैंने अभिलेख किया है उनके बारे में मैंने आपको विस्तृत से हमने आपको समझा दिया है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर आता है मुद्रा व सिक्के। अब मुद्रा और सिक्कों से भी हमको शासक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उसकी वंश परंपरा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है, उस समय की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये सारी चीजें हमको किससे प्राप्त होती हैं? सिक्कों से प्राप्त होती है। सिक्कों का अगर महत्वपूर्ण उपयोग के आधार पर देखा जाए वंश परंपरा, गौरवपूर्ण कला संस्कृति, किस तरीके के सिक्के बनाए गए हैं उससे भी हमको प्राप्त हो रही है। गुप्तकालीन सिक्के सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिक्के माने जाते हैं। अगर देखा जाए इसके अंदर समुद्रगुप्त का सिक्के, इसके समुद्रगुप्त के सिक्के, चलो ठीक है मैं पहले इसको मिटा देता हूँ नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। क्या बजाते हुए दिखाया गया है? वीणा बजाते हुए। वीणा बजाने से तात्पर्य उसका यह है कि अगर देखा जाए तो उसका कला संस्कृति के प्रति कितना प्रेम था, उसके बारे में हमको जो जानकारी है समुद्रगुप्त के इन सिक्कों से प्राप्त होती है, जिन सिक्कों पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए बताया गया। इसके अलावा अन्य सिक्कों के बारे में बात की जाए तो सामान्यतः अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि इसी प्रकार में कुमारगुप्त के कार्तिकेय प्रकार के सिक्के हमको प्राप्त होते हैं। से जो कार्तिकेय प्रकार के जो सिक्के हैं किसके हैं? कुमारगुप्त के। कार्तिकेय प्रकार के जो सिक्के हैं कुमारगुप्त के, इन सिक्कों से कार्तिकेय प्रकार के सिक्के हमको प्राप्त होते हैं, जिन सिक्कों के माध्यम से अगर देखा जाए तो हमको यह पता चलता है कि कुमारगुप्त कौन था? शैव अनुयायी था। कौन था? शैव अनुयायी। शैव अनुयायी का मतलब आप जानते हो कि मैं बीच में बता चुका हूँ। शैव का मतलब शिव की पूजा करने वाला या शैव धर्म को मानने वाला, यह अनुयायी था। कौन? कुमारगुप्त, जो उसके सिक्कों से हमको पता चलता है। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि सिक्के हमको धार्मिक विश्वास के बारे में बताते हैं, धार्मिक आस्था के बारे में बताते हैं, उसके पश्चात कला के बारे में बताते हैं। सिक्कों में अगर शासक के द्वारा चांदी के सिक्के चलाए गए हैं, सोने के चलाए गए हैं या फिर तांबे के चलाए गए हैं, इन सिक्कों से हमको उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में पता चलता है, ठीक है। और
इन्हीं के साथ में आगे चलकर देखिए कि आगे चलकर ये सिक्के चांदी व तांबे के होते थे। केवल कहीं कहीं पर चित्र मिले हुए मिलते हैं, वो पंचमार्क सिक्के या आठ सिक्के भी हमको मिलते हैं। हिंदू यूनानी शासकों ने सबसे पहले भारत के अंदर हिंदू यूनानी जो शासक थे, कौन से शासक थे? हिंद यूनानी शासक, इन्होंने द्वारा सबसे पहले लेख युक्त सिक्के चलाए गए। क्या चलाए गए थे? लेख युक्त सिक्के चलाए गए थे। सबसे पहले लेख युक्त सिक्के किसने चलाए थे? हिंदू यूनानी शासकों ने। ध्यान रखिएगा, कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछा जाता है कि लेख युक्त सिक्के किसने चलाए गए। तो लेख युक्त सिक्के किसने चलाए? हिंदू यूनानी शासकों के द्वारा चलाए गए। इससे भी हमको उस समय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो उसके पश्चात कुषाण शासकों ने स्वर्ण के, तांबे के, कुषाण शासकों के द्वारा, कौन से शासकों के द्वारा? कुषाण शासकों के द्वारा सोने के, तांबे के, सोने के, तांबे के सिक्के चलाए गए। उससे भी हमको जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो सामान्यतः प्रचलन में आए। उसके बाद गुप्त काल के अंदर सोने के और चांदी के सिक्के भी काफी चले हैं गुप्त काल के अंदर। ये गुप्त काल में समुद्रगुप्त के बारे में मैंने बताया। इस काल के अंदर ही किसके चले हैं? चांदी के और सोने के सिक्कों का उपयोग किया गया। यानी कि पता चलता है कि अर्थव्यवस्था काफी अच्छी अर्थव्यवस्था थी शासन के अंतर्गत। उसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त हो जाती है। इन पर सिक्कों पर राजा का नाम हुआ करता था, धर्म चिन्ह हुआ करता था और चीजों के बारे में जानकारी मिलती थी। ये सारी चीजें हमको किस पे प्राप्त होती है? इन सिक्कों से हमको प्राप्त होती है। अब देखिए, इन सिक्कों के अंतर्गत अगर बात की जाए तो महत्वपूर्ण रूप से हमको जो सिक्के हमको प्राप्त हुए, इन सिक्कों पर समुद्रगुप्त के सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम, राजाओं के शासकों के द्वारा जो भी उपाधियां धारण की गई है, उन उपाधियों का महाराजा धीराज अधिराज आदि जो उपाधियां हैं, उन उपाधियों का भी हमको जानकारी प्राप्त होती है। ये सारी चीजें हमको कहाँ से प्राप्त होती है? इन सिक्कों से प्राप्त होती है। तत्पश्चात में हम समुद्रगुप्त के सिक्कों की बात कर रहे थे, समुद्रगुप्त की, जिसमें अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ का विवरण समुद्रगुप्त के सिक्कों पर हमको प्राप्त होता है। इसके पश्चात में अगर बात की जाए तो अन्य सिक्कों के बारे में भी बात की जाए तो हम सामान्यतः कह सकते हैं कि अनेक जानकारी हमको मिलती है। सिक्कों पर समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, एक अगर आधार को उठाकर देखा जाए, बयाना यानी कि राजस्थान, बयाना राजस्थान, जोगल, तंबी, नासिक से हमको सिक्कों का ढेर प्राप्त हुआ है। सब सातवाहन काल के गोपीपुत्र सातकर्णी के सिक्कों पर, शकों के सिक्कों पर नाम अंकित हुआ करता था। ठीक है, अब सिक्कों से हमको किन किन चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो मेरे पास बोर्ड पर थोड़ी जगह कम है, मैं आपको थोड़ा बोल के बता रहा हूँ किन किन चीजों के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। पहली चीज हमको तिथि क्रम के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि शासनकाल क्या था, क्या तिथि क्रम थी, उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। धार्मिक विश्वासों के बारे में हमको जानकारी प्राप्त हो रही है कि उस समय में धर्म विश्वास के बारे में। तीसरी चीज कला के बारे में जानकारी होती है, कला का प्रकाश डालते हैं। चौथी चीज अगर बात देखी जाए तो व्यापार और आर्थिक स्थिति के द्वारा से सुनने प्राप्त होती है। तिथि क्रम के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि किस काल के ये सिक्के हुआ करते थे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दूसरी चीज अगर उठाकर देखी जाए इन सिक्कों के माध्यम से जो हमको प्राप्त होता है कि धार्मिक विश्वास के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है कि धार्मिक विश्वास किस तरीके का, वो धर्म के प्रति क्या आस्था थी लोगों की। तीसरी चीज के बारे में पता पड़े तो कला के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। व्यापार तथा आर्थिक स्तर के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय व्यापार क्या था, अर्थव्यवस्था क्या थी उसकी, उसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट के आधार पर हम अध्ययन करें तो हमको पता चलता है साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था, उसके बारे में भी हमको जानकारी प्राप्त होती है। उसके पश्चात नवीन तत्वों का उद्घाटन के बारे में भी हमको जानकारी प्राप्त होती है। कोई नवीन चीजें हमको प्राप्त हो जाती है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। शासकों की क्या क्या रुचियां थी, उनके बारे में किन किन चीजों में शासक रुचि लेते थे, उनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो मुझे आशा है कि मुद्रा व सिक्के भी आपके समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्मारक या भवन। ठीक है, स्मारक या भवन के बारे में बात की जाए तो हम सबसे पहले देखा जाए पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत हमको भूमि से या भूगर्भ से, भूगर्भ का मतलब भूमि के अंदर से, भूगर्भ से हमको अनेकों मात्रा के अंदर, अधिकांश मात्रा के अंदर सामान्यतः हमको काफी भूगर्भ से सभी प्रकार के अवशेष, स्तूप, चैत्य, विहार, मठ, मंदिर, राजप्रसाद आदि हमको प्राप्त हुए, अनेक भवन हमको प्राप्त हुए।
जो उस समय की हमको कला संस्कृति बारे में जानकारी प्राप्त होते हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से भी हमको अनेकों मात्रा में हमको भवन हमको प्राप्त हुए। इसी प्रकार देवगढ़ भीतरी गांव के मंदिर से भी हमको गुप्तकालीन धार्मिक एवं संस्कृति के जीवन के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। उसके पश्चात में कंबोडिया के अंदर अंगकोर वाट के स्मारक तथा जावा में 12 बुद्धों का मंदिर भारत में अन्य देशों में औपनिवेशिक तथा सांस्कृतिक विस्तार की कहानी को हमको बताते हैं। उसके पश्चात में हमारा आता है मूर्तियां तथा शैलचित्र। मूर्तियां और शैलचित्र के अंदर उत्खनन के अंतर्गत हमको अनेकांत मात्रा में मूर्तियां प्राप्त हुई है। मूर्तियों के अंदर मूर्तियां तथा टेराकोट की कलाकृतियां हमको प्राप्त हुई हैं, जिनसे भी हमको जानकारी प्राप्त होती है। चित्रकला के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। शैलाश्रय के अंदर अगर शैलाश्रय की बात की जाए तो इन शैलों के अंतर्गत हम समानता जानते हैं कि पहले क्या होता था, मनुष्य कला का प्रेमी शुरू से रहा है, तो इन शैलों के अंदर भी हमको अनेक हमको प्राप्त होती है। तो इन कलाकृतियों के अंतर्गत मूर्ति शैल चित्र के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो उत्खनन के अंदर हमको ये भी चीजें प्राप्त हुई है। इन मूर्तियों से भी हमको उस शासक की कला संस्कृति तथा उस साम्राज्य के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। इन सारी चीजों के माध्यम से ही हम एक इतिहास की एक परंपरा के बारे में जानने को हमको काफी फायदा मिलता है। इसके अलावा अगर देखा जाए मूर्तियों के अंतर्गत सबसे पहले अगर देखा जाए प्रागैतिहासिक काल में शैलाश्रय मानव ने प्रारंभिक निवास स्थान, जो मानव का जो प्रारंभिक निवास स्थान था, प्रारंभ का मानव जो पहले रहता था वो कहाँ पर रहता था, मानव गुफाओं के अंदर रहता था। कहाँ रहता था? गुफाओं के अंदर मानव पहले रहता था। वहां पर उसका शैलाश्रय हुआ करता था, वह उसका आश्रय हुआ करता था, वह उसका घर हुआ करता था। वहां पर उनके अंतर्गत मानव क्या चित्रकारी का शौकीन था, चित्रों को बनाता था। क्या बनाता था? चित्रों को बनाता था। इन चित्रों के अंदर अगर देखा जाए तो चित्रों के महत्वपूर्ण उसके जीवन में योगदान था। इन चित्रों के माध्यम से वो क्या कहते हैं कि चित्र मानव के आत्मा के अंदर विद्यमान है। कि मानव ने जब चित्रों को अंकन किया तो उसमें प्राकृतिक रंगों का भी उसने अंकन किया। अधिकांश शैलों के अंदर, अनेक गुफाओं के अंदर मानव के द्वारा प्राचीन काल में बने हुए चित्रों के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। उसके पश्चात में अगर देखा जाए तो हमको अनेक एग्जाम्पल मिल सकते हैं। उनके आधार पर मैं आपको बता सकता हूँ, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, शेखावटी में प्रचुर मात्रा में हमको ऐसे शैल चित्र मिले। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में भीम बेटिका के बाद पंचमढ़ी आदि से भी हमको चित्र प्राप्त हुए। दुर्गों के अंदर, महलों के अंदर भी हमको काफी चित्रांकन प्राप्त होता है, जो इतिहास के एक परिदृश्य को समझाने में हमारी काफी हद तक हमको सहयोग करता है, जिसके इतिहास को तरीके से हम समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका पूरा साहित्यिक एक चैप्टर का अंदर से एक महत्वपूर्ण पार्ट आपका साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत दोनों को मैंने करवा दिया। ठीक है, इन दोनों को आपको बता दिया। फिर भी कोई दिक्कत हो, मेरा नंबर आपके पास है, मेरे नंबर पे आप कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं, सर मुझे टॉपिक समझ में नहीं आया। बाकायदा मैं आपको जो कभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उन ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको मैं बताता हुआ चलूंगा। इसके पश्चात में हम आगे की बात करें, इस टॉपिक के बाद में अब हम जो एक नया टॉपिक उठा रहे हैं आज आपके वीडियो के अंदर, आप कह रहे होंगे इसमें काफी लंबा टॉपिक ले लिया है, लेकिन ये आपका चैप्टर भी काफी हद तक कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके अंदर हम सबसे पहले कहते हैं कि भारत को प्राचीन काल में नाविक शक्ति के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि नाविक शक्ति किस तरीके की हुआ करती थी। नाविक शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। नाविक शक्ति यानी कि नाव, जहाज, जिसके माध्यम से व्यापार वाणिज्य किया जाता था। सामान्यतः बात की जाए तो भारत के अंतर्गत सबसे पहले आज से 5-6 हजार वर्ष पूर्व में जलयानों के माध्यम से जलयानों का वर्णन पूर्व हमारे यहाँ पे जल नाविक शक्ति का उपयोग होता था। इसका वर्णन हमारे इतिहासकारों ने अपनी पुस्तकों के अंदर किया है। अगर समानतः बात की जाए तो जो समानतः एक शब्द है, उर्दू का एक शब्द नवगति, अगर उस समय अगर उपयोग किया जाए तो जलयानों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता था, नवगति। कौन से शब्द का उपयोग किया जाता था? नवगति। उर्दू के अंदर एक शब्द निकल कर आया और उर्दू के अंदर इसको कहा जाता था नाव। क्या कहा जाता था? नाव कहा जाता था। तो विभिन्न प्रकार के शब्द निकल के आए। नाव शब्द का जो पर्याय अंग्रेजी के नेविगेशन या नवगति का रूपांतर है। अंग्रेजी भाषा के अंदर इसको क्या कहा गया है? नेविगेशन कहा गया है। क्या कहा गया है? नेविगेशन। ठीक है, और उसी से ही नेविगेशन
या नवगति का रूपांतरण हुआ रूप में यानों के माध्यम से जो व्यापार वाणिज्य हुआ करता था, सागरों के अंदर महासागरों के अंदर व्यापार हुआ करता था। कोलंबस के बारे में वर्णन किया जाता है, लेकिन कोलंबस के भारत में आने से पूर्व हजारों वर्ष पूर्व से भारत व्यापार, कोलंबस के भारत में आने से पूर्व से भी हम देखते हैं कि इसके बारे में हमको जानकारी हमको प्राप्त होती है, और भी चीजों से भी हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो कोलंबस जब भारत में आया था उससे पूर्व से हम भारत में विश्व में व्यापार वाणिज्य हम लोग करते हुए चल रहे हैं, नावों से हम जलयानों के माध्यम से व्यापार करते हुए चल रहे हैं, जिसके बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। हिंद महासागर हो या प्रशांत महासागर हो, भयंकर तूफानों की बात हो तो उनका सफलतापूर्वक झेलते हुए 1000 यात्रियों को ले जाने के सुदूर देशों तक ले जाया जाता था। बौद्ध यात्री वायुयान ने दक्षिण भारत से चीन गया था, और उसका विवरण भी हमको प्राप्त होता है, यात्राओं के माध्यम से विवरण प्राप्त होता है। 5-6 हजार वर्ष पूर्व में अगर बंदरगाहों की बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर मेसोपोटामिया का नाम आपको मैंने बताया है। मेसोपोटामिया आप 10th क्लास में भी पढ़ के आए होंगे। मेसोपोटामिया के अंदर भी व्यापार वाणिज्य के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है, किस तरीके से जलयानों के माध्यम से वो मिस्र जलयानों के माध्यम से किस तरीके से वो व्यापार किया करते थे। और लोथल बंदरगाह का महत्वपूर्ण क्षेत्र था। लोथल आज जो वर्तमान में गुजरात के अंदर पड़ता है, गुजरात का वह क्षेत्र जो बंदरगाही क्षेत्र है उसको लोथल के नाम से जाना जाता था। आपको नक्शों के माध्यम से मैं बता दूंगा। मेसोपोटामिया, ईरान आदि देशों के साथ में व्यापार चलता था। व्यापार के लिए अगर देखा जाए तो 756 फीट लंबे और 126 फीट चौड़े 60 से 75 टन भाग के सीधे घाट तक पहुंच जाते थे। इतने बड़े जलयानों का उपयोग किया जाता था। और उसके पश्चात में अगर देखा जाए तो बंदरगाह के क्षेत्र में अगर पश्चिमी तट पर सोपार, डगू कच्छ आदि के बारे में भी हमको जानकारी प्राप्त होती है, से भी हमको जानकारी प्राप्त होती है। मछलीपट्टनम, कोणार्क, प्रथम में तो आदि के माध्यम से भी हम व्यापार वाणिज्य को किया करता था। नाविक शक्ति के क्षेत्र में भी भारत ने काफी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उसके पश्चात में नाविक शक्ति के बाद में हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, देखिए नाविकों के द्वारा, चलो एक चीज को बता दूं, दिशा को ज्ञान करने के लिए, दिशा ज्ञान के लिए नाविकों के द्वारा लौह मत्स्य यंत्र का उपयोग किया जाता था। कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता था? लौह मत्स्य यंत्र का उपयोग किया जाता था। यंत्र का ये लोग उपयोग किया करते थे, लौह मत्स्य यंत्र का हो गया। लौह मत्स्य यंत्र का उपयोग करते थे। राजा भोज की पुस्तक है जिसका नाम है युक्ति कल्पतरु। युक्ति कल्पतरु राजा भोज की पुस्तक के अंदर, राजा भोज की पुस्तक है, भोज की पुस्तक है युक्ति कल्पतरु। युक्ति कल्पतरु के अंदर भी हमको नौसेना के बारे में, नौकाओं के निर्माण में, इस पुस्तक से नावों का निर्माण या नौकाओं का निर्माण किस तरीके से किया जाता था उसके बारे में भी हमको जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, ये हमारा नाविक शक्ति है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। नाविक शक्ति के बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल के अंदर चल जाते हैं। भारत में पाषाण काल की स्थिति क्या थी उसके बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो भी है वो हम आपको नेक्स्ट जो आपका जो चैप्टर है उसके अंदर पाषाण काल से हम आपको पढ़ाना चालू करेंगे। नाविक शक्ति तक आपको मैंने इस टॉपिक को मैंने इस मेरे वीडियो में बता दिया था। आपको अगर कोई भी समस्या हो, कोई टॉपिक में दिक्कत हो, पूछने में परेशानी हो तो आप मेरे से फोन के द्वारा मेरे नंबर से आप पूछ सकते हैं, मैं आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा। ठीक है बेटा।